वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसे हम पढ़ेंगे आज। नए राज्य और साम्राज्य और नए राजा का उदय, तो इसको हम देखेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसको देखते हैं। इसमें है क्या आगे कि नए राजा कौन थे, नया किंगडम साम्राज्य कैसे बना, कि कौन सी सेंचुरी में बना, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको पूरा जब चैप्टर देखोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट, तो शुरू कर रहे हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज, डायनेस्टीज बोलते साम्राज्य को, तो मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 17th सेंचुरी, यानी बहुत जितनी साम्राज्य बने वो 17th सेंचुरी में बने। आप इसको ध्यान रखना है कि 17th सेंचुरी में बहुत सारे, जितने 17th सेंचुरी के बाद ही बहुत सारे जो साम्राज्य थे वो बन चुके थे। तो द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स, आपको इसको मेन पॉइंट को ध्यान रखना है। द 17th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स, यानी 17th सेंचुरी में क्या थे, बड़े जमींदार थे। लैंड लॉर्ड बोलते हैं जमींदार को, तो बड़े जमींदार थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ। अब सामंताज कौन थे? सामंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ, यानी कि जो सामंताज, यानी कि उनको बोलते हैं प्रेजेंट कर सकते हो, सामंताज लोग थे वो पावरफुल हुआ करते थे। तो और उनका स्वास्थ्य भी कैसा था, सही था। तो वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना होगा। तो वो कौन थे, पावर में थे, यानी वो शक्तिशाली से कह सकते हैं कि इन्होंने सब पहले से शक्ति प्राप्त थी सामंताज को। The parties involved in the separate struggle पर, अब इसको मैंने अभी ये हेडिंग के रूप में डाल दिए। इसके बारे में मेन पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लिखेंगे। पहले आप इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जो न्यू किंगडम्स बने थे आपको ध्यान रखना है वो 17th सेंचुरी के बाद बने थे। और उसके बाद में कौन आए थे, बिग लैंड लॉर्ड आए थे। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लें। इसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। आप इन पॉइंटों को नोट करें मेरे साथ, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर को, जो भी इस चैप्टर है उसको आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, ये चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, उसके मेन 3 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला है गुजारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालवास, यानी पाल जिसे बोलते हैं। गुजारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास इसको बोलते हैं। इसके मेन जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इज करेक्टेड, यानी जो मेंबर्स हुआ करते थे सभाओं में वो ओनर्स, यानी खुद के, यानी ओनर्स बोलते हैं मालिक को, यानी कि जो मेंबर्स हुआ करते थे वो खुद के मालिक के रेवेन्यू, यानी कि जो बोलते हैं जिसे टैक्स बोलते हैं, वो खुद भूमि का टैक्स कलेक्ट यानी इकट्ठा करते थे। कौन करते थे, मेंबर्स। कौन से मेंबर्स, गुजारा प्रतिहारास के जो मेंबर्स थे वो रेवेन्यू ओनर्स के टैक्स को वसूला करते थे या लिया करते थे, भूमि के टैक्स को, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे शुड हैव देयर ओन होम्स। इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके स्वयं के घर हुआ करते थे। दे शुड हैव देयर ओन होम्स। इस चैप्टर में मेन बेसिकली क्या है, न्यू किंग्स है, नए राजा हैं और नए साम्राज्य हैं। गुजारा प्रतिहारास है, पालास है और ये राष्ट्रकूटास है। तो इसमें बहुत सारे, जैसे कह सकते हैं हम, किंग आए थे, नए साम्राज्य बने थे, किस तरीके से बने थे, नई रणनीतियां बनी थी। तो इस चैप्टर में बेसिकली बस यही है कि नए साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, नए किंग्स कैसे आए, नए साम्राज्य कैसे बने। तो बेसिकली इस चैप्टर में मेन पॉइंट यही है। तो आप इन पॉइंटों को जो मैंने लिखा है इनको नोट करें और इसके बाद बढ़ेंगे आगे। जब तक आप पॉइंट को नोट नहीं करेंगे तब भूल जाएंगे, इसलिए मेरे साथ पॉइंटों को नोट करते हुए चलें। अगर पॉइंट नोट नहीं करेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो भूल जाएंगे बेसिकली। तो पॉइंट को नोट करते हुए चलें ताकि आपको एक बार में पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स एज। उनकी जो एज, गुजर प्रतिहारास की जो एज हुआ करती थी वो कितनी एज होती थी,
35 से लेकर 70 ईयर्स, यानी 35 साल से लेकर 70 साल। दिस शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, यानी कि जो उनको ज्ञान था वो किसका था? वेदों का ज्ञान था, वेदों। दिल्ली एंड अजमेर वर द टू मेजर सिटीज, यानी कि जो दिल्ली एंड अजमेर दो सिटीज थे अंडर द कंट्रोल ऑफ चामांस या चौहान्स। जो दिल्ली और अजमेर दो सिटीज थे वो किसके कंट्रोल में थे? वो थे चौहान्स या चामांस के कंट्रोल में। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, दिस शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स। एज उनकी जो एज हुआ करती थी वो एज होती थी 35 से लेकर 70 साल तक। और दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उन्हें वेदों का ज्ञान था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दिल्ली एंड अजमेर वर टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चामांस या चौहान्स। जो उनके कंट्रोल में था यानी चौहान के, वो दो सिटी थी, एक दिल्ली एंड अजमेर। इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। पॉइंटों को जरूर नोट करें, पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो मिसमैच हो जाएंगे, पॉइंट जरूर नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूआर। अब यूआर क्या होता है? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, यानी कि सेटलमेंट्स कह सकते हैं, एक संग्रह कह सकते हैं। तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, पीजेंट बोलते हैं। तो यूआर का मीन्स हो गया सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। ये क्या बेला? तो बेला का अ केस ऑफ रिच पीजेंट, यानी कि अ केस, जो भी इनका केस था वो रिच पीजेंट का, यानी कि रिच पीजेंट बोलते हैं अमीर धनी कृषकों को। यानी कि जो केस हुआ करते थे वो किसके बीच में हुआ करते थे? रिच पीजेंट पहला बोलते थे उनको। नेक्स्ट हमारा नादू। नादू क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज विद सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स वाज कॉल्ड नादू, यानी ग्रुप ऑफ विलेज विद सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट वाज कॉल्ड नादू। यानी कि जो ग्रुप हुआ करता था सेटलमेंट्स का, यानी कि विलेज गांव में, उनको हम कहते थे कृषकों का एक ग्रुप, समूह कह सकते हैं। जो कृषकों का एक ग्रुप हुआ करता था जिसको हम सेटलमेंट्स के द्वारा देखते थे या कहते थे, उसको बोलते हैं हम नाडू। वो ग्रुप में ही कहते थे तो सेटलमेंट्स में, और उनको बोलते हैं हम नाडू। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मदेव। ये क्या ब्रह्मदेव? लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मांस बाई किंग्स, लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मांस बाई किंग, यानी कि जो लैंड यानी भूमि ब्रह्मांड के द्वारा दिया जाता था उसको बोलते हैं हम ब्रह्मदेव। यानी कि जो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांस बाई किंग्स, यानी कि जो राजाओं को ब्रह्मांस के द्वारा दिया जाता था लैंड भूमि, उसको बोलते हैं हम ब्रह्मदेव। यानी इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मेन चीज है वो मैंने आपको बताई है। आगे और देखते हैं, इस पॉइंट को आप नोट करिए ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी और लंबा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम राइज ऑफ पावर ऑफ राष्ट्रकूटास, यानी कि राष्ट्रकूटास की पावर क्या थी उधर। तो राष्ट्रकूटास वर इजिली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। जो राष्ट्रकूटास की यानी पावर हम कह सकते हैं वो इजिली सबऑर्डिनेट द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका से सबऑर्डिनेट यानी कि इनको रिलेट करती थी। तो इन द मिड 18th सेंचुरी चीफ ऑफ राष्ट्रकूटास, यानी इन द मिड 18th सेंचुरी में चीफ ऑफ राष्ट्रकूटास, जो चीफ होते थे राष्ट्रकूटास के, तो दंती दुर्ग ओवरथ्रू दिस चालुक्या, यानी दंती दुर्ग ओवरथ्रू, यानी कि ओवरथ्रू कह सकते हैं जिसको, यानी कि अलग से ओवरथ्रू आगे जाकर कि दंती दुर्ग ओवरथ्रू दिस चालुक्यास, यानी चालुक्यास उनसे और आगे निकल चुके थे। नेक्स्ट हमारा वाटर फ्रॉम द कैनाल्स। ये कैनाल्स ऑफ रिवर, कैनाल्स बोलते हैं जैसे जो छोटी नदियां होती हैं उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं उनको बोलते हैं कैनाल्स। कैनाल्स ऑफ रिवर कावेरी प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि वाटर यानी कैनाल्स रिवर कावेरी से जो पानी निकलता था वो एग्रीकल्चर कृषि के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी हुआ करता था, उसको हम उपयोग में लाते थे। तो ये राष्ट्रकूटास की कुछ पावर थे जो उसमें सबऑर्डिनेट करते थे, यानी कि इंक्लूड करते थे, जिसमें ये राष्ट्रकूटास के पावर थे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे बढ़े फिर कि जब तक आप पॉइंट को नोट नहीं करेंगे, मेन पॉइंट है पूरे चैप्टर के बेसिकली मेन पॉइंट। अगर मेन पॉइंट नहीं करेंगे तो मिसमैच तो होगा ही होगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं हम डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? साम्राज्य होता क्या? अ फैमिली ऑफ रूलर्स हु रूल ओवर अ कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। यानी डायनेस्टी साम्राज्य वो होता है जो एक फैमिली में रूलर्स के लिए लंबे समय यानी लंबे टाइम तक चलता रहे।
लॉन्ग टाइम तक चलता रहे उसे बोलते हैं डायनेस्टी साम्राज्य। क्योंकि अ फैमिली ऑफ रूलर्स हु जो रूल ओवर अ कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, किसी भी देश के लिए, किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो सबसे ज्यादा उसके रूलर्स होते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है सबसे ज्यादा चले, तो उसी को बोलते हैं हम डायनेस्टी। कोई भी साम्राज्य तो वो अधिक समय तक चलता है, 100 भी कह सकते हैं, 200 भी कह सकते हैं। जो पहले के साम्राज्य हुआ करते थे डायनेस्टी, वो कम से कम 100-200 साल तक चलते थे, 300 साल तक चलते थे, उसको भी आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली इसको समझना है। नेक्स्ट है किंगडम, ये भी बिल्कुल इसी तरह के साम्राज्य है। एनी कंट्री विच रूल्ड बाय अ मोनार्च, अ क्वीन, ये अ किंग और क्वीन इज कंसीडर्ड टू बी अ किंगडम। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक जो पीरियड चलता है, लॉन्ग टाइम तक पीरियड चलता है, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। दूसरा किंगडम है, तो इसमें एक कंट्री में विच रूल्ड बाय या मोनार्च, यानी कि एक कंट्री, कोई भी कंट्री है तो उसमें एक या तो क्वीन या राजा होगा या रानी होगी, अ किंग और क्वीन इज कंसीडर्ड टू बी अ किंगडम। उस साम्राज्य को चलाने के लिए एक राजा या रानी होगी। और इसमें डायनेस्टी में ये तो पूरा साम्राज्य उसको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड टाइम तक उसको चलता रहेगा रूलर्स के द्वारा। बाकी ये जो है मोनार्च, तो मोनार्च क्या होता है, अ किंग और क्वीन, जो यानी कि अ किंग और क्वीन राजा और रानी के द्वारा कंसीडर चलाए जाए। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्टेट हो, तो उनको हम बोलते हैं क्या, किंगडम। तो किंगडम है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे। तो मोनार्च को आपको ध्यान रखना है, अ किंग और अ क्वीन, यानी कि एक राजा और एक रानी के द्वारा जो चलाया जाए उसको क्या बोलते हैं हम, किंगडम। तो आप इसको पॉइंट को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यू किंगडम एंड डायनेस्टीज। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं न्यू किंगडम एंड डायनेस्टीज में। तो इसमें क्या है, पहला तो है दंतिदुर्ग, कादम्बा और गुर्जरा प्रतिहारा। जो दंतिदुर्ग था, आराष्ट्रकूटा चीफ इन डेक्कन, यानी जो दंतिदुर्ग था वो कहाँ था, चीफ इन डेक्कन। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो दंतिदुर्ग था वो कहाँ था, दंतिदुर्ग आराष्ट्रकूटा चीफ इन डेक्कन। कादम्बा मौर्यराम, अब ये क्या, मौर्याश्रम इन कर्नाटका, यानी मौर्य आश्रम के कर्नाटका में था कादम्बा। इसको आपको ध्यान रखना, कादम्बा। अब ये नेक्स्ट है हमारा गुर्जारा, यानी गुर्जारा क्या है, गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्रा राजस्थान। और ये जो गुर्जारा प्रतिहारा है ये कहाँ है, राजस्थान। और हमारा कादम्बा कहाँ है, कर्नाटका। और जो हमारा दंतिदुर्ग है वो कहाँ है, डेक्कन में। इसको आपको ध्यान रखना। मेन मैं दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, दंतिदुर्ग आराष्ट्रकूटा चीफ इन डेक्कन, राष्ट्रकूटा आज, अब जो दंतिदुर्ग आराष्ट्रकूटा चीफ इन डेक्कन, कादम्बा मौर्याश्रम इन कर्नाटका, गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्रा, और ये कहाँ था, राजस्थान में। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या, प्रशस्ति व संस्कृत पोएम, यानी जो प्रशस्ति थी वो संस्कृत की ये पोएम थी, इसको आपको ध्यान रखना है। जो बेसिकली चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको लिखवा दिए है। तो बहुत सारे चौहान वंश भी है, पाल वंश भी है। जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस से, उस टॉपिक से आपको हर साल नए टॉपिक हर साल कोई ना कोई क्लास में मिलेंगे। 8th में भी मिलेंगे, 9th में मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, 7th में, 6th में, सब में मिलेंगे। तो जो मेन बेसिकली पॉइंट थे मैंने आपको इस चैप्टर में बता दिए। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके नीचे जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोबारा फिर से उन चीज़ों को बता दूंगा। फिलहाल ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो आपके एग्जाम में कोई बच के जाए। सारे पॉइंट मैंने बता दिए। एक भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।